रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। राष्ट्रमंच पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रमंच पर हम लेकर आते हैं देश से जुड़े मुद्दे, ऐसे मुद्दे जिनका देश और विदेश दोनों से ही कनेक्शन होता है, संबंध होता है। और आज हमारा जो मुद्दा है, जो टॉपिक है आज के शो का, वो है हमारा ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंडिया का क्या रोल है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है पारिजात त्रिपाठी सर, जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आपका भी स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। मैं ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मैं आप मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? आ रही है, जी बिल्कुल। स्ट्रेंथ 5। जी जी जी। सर, जैसे कि अभी जैसे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, और वो है अब हमारा इंडिया। तो समय बदल रहा है। इंडिया जैसे कि विश्व गुरु कहा जाता था, और आज फिर से वो सीन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, वो दृश्य आ रहे हैं जब भारत एक बार फिर से एक बड़े भाई की तरह, बिग ब्रदर की तरह अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार है। तो न केवल साउथ एशिया में, बल्कि अभी हम बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की। तो इसी के बारे में मैं आपके व्यूज जानना चाहती थी कि आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि G20 से भारत का एक नया रूप सामने निकल कर आया है। आप मनीषा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परिजात जी, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। और आप जी, जो कह रहे हैं कि ये एब्सोल्युटली ठीक है कि इंडिया एक लीडर निकल उभर के आ रहा है एंटायर वर्ल्ड के अंदर। अब देखिए, कोई अब साउथ और नॉर्थ की बात नहीं रह गई है। इंडिया को जो पहले साउथ कंट्रीज में इंक्लूड करते थे, इंडिया ने कभी कुछ नहीं कहा, पर ऑटोमेटिकली ही नॉर्थ कंट्रीज सारे के सारे अब इंडिया को गुरु मानने लगे हैं। तो उसका जी मतलब है कि देयर इज समथिंग अबाउट इंडिया जो सारी दुनिया पहचान रही है। माना जी हमारी माना हमारी इंडस्ट्री अभी इतनी पुरानी नहीं है, माना अभी हमारे को इंडिपेंडेंस मिले कोई 70 ऑड ईयर्स हुए हैं, मैं मानता हूं। पर जिस तरीके से हम उभरे हैं, इसका मतलब है अब हमारी जो पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग है कि सारी कंट्रीज हमको अपनी एक्टिविटीज में इंक्लूड करना चाहते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसका आप साउथ का जिक्र कर रहे हैं। साउथ की कंट्रीज को सबसे ज्यादा वायलेट किया गया, जिसको कि कहते हैं उनका फायदा उठाया गया। उनको जी उनको कॉलोनाइजेशन को तो आपको पता है किस तरीके से कॉलोनीज बनी, कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट किया गया। और ये सारी की सारी जो जो यूरोपियन यूनियन बनी, वो तब बनी कि ये अपने जो जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, वो अब अपनी धरोहर को संभाल के रखना चाहते थे, ताकि वो जी अपना कार्यक्रम जारी रखें इकट्ठे कोऑपरेट होकर। हम्म, इसीलिए नजर हमारी उठी, और इसका बैकग्राउंड ये है, सन 47 में उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि क्यों ना एशिया अफ्रीकन कंट्रीज मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाए जिससे कि ये एक्सप्लॉइटर्स जो कि एक्सप्लॉइट करते थे उनको दूर रखा जाए, हम जॉइंटली मिलके ऊपर उठे। ये जी बेसिकली एम था। पर वो एक हफ्ते पूरी दिल्ली में मीटिंग चली, पर बांडुंग कॉन्फ्रेंस के होने से, और उसमें चाइना को हमारे प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया। चाइना ने थोड़ा हमारे को पैंतरा बदल के हमारे भारत का फायदा उठाया, भारत को पीछे कर गए और आइसोलेट कर दिया। तो बांडुंग 2 तक ये देखा गया कि चाइना 2008 तक इतना ऊपर उठ चुका था, अपना ही ट्रेड, अपना ही जो जिसको कहते हैं ना कि कॉमर्स, अपनी ही जी डेवलपमेंट देखता रहा। और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको उसने अपने अंडर कर लिया, उनको लोन जी देकर कि मैं तुम्हारे को अब रेलवे लाइन, OBOR, BRI प्रोजेक्ट्स के तहत उनको उन्होंने क्या कर्ज में डालना शुरू कर दिया। श्रीलंका जी का हब बन चुका, गदार पोर्ट, म्यांमार में, बांग्लादेश में, हर जगह। और उसने ईस्टर्न यूरोप में भी स्टार्ट कर दिया। तो इस सब जी को, ये सब की नजर जब इस पे पड़ी, और दूसरा था कि साउथ चाइना सी, ये जो इलाका जिसकी हम बात करते जी हैं,
ये साउथ चाइना सी अगर आप देखें तो हमारे श्रीलंका के सामने से होके इंडोनेशिया की तरफ जो मलक्का स्ट्रेट जाता है और तो वियतनाम कोरिया बगल के से होता हुआ साउथ चाइना सी में घुसता है, ऑस्ट्रेलिया को बगल में रखता हुआ, वो सारा एरिया 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड उस एरिया से गुजरती है। 70% ऑफ द ट्रेड ऑफ चाइना वहां से गुजरती है। 50 तो क्लोज टू 60 to 70% उसका ऑयल सप्लाई वहां से जाता है। तो चाइना ने देखा कि इस एरिया को मैं अब किस तरीके से अपने कंट्रोल में रखूं, क्योंकि अगर मेरी किसी कंट्री से ऊंच नीच होती है तो मलक्का स्ट्रेट को रोक लेंगे, मेरी शिपिंग रोक लेंगे, पर्शियन गल्फ में मैं घुस नहीं पाऊंगा। ये सारी की सारी चीज देखकर चाइना ने छोटी मोटी कंट्रीज जैसे कि ताइवान, ब्रुनई, वियतनाम, इनकी कंट्रीज का फिशिंग राइट्स, उनके फिशिंग एरियाज को काबू में करना शुरू कर दिया, उनके ट्रेड को रोकना शुरू कर दिया, उनके आइलैंड पे ऑक्यूपेशन शुरू कर दी, आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट करके अपने जहाज सबमरीन उसमें लेके आ गया। ये सारा का सारा जो दृश्य है यहाँ पे देखिए, जब मैंने कहा 80% ऑफ ट्रेड दुनिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब डेवलप इस जगह पे डिपेंड करते हैं। उन्होंने जब इतना हुकूमत चाइना की बढ़ती देखी, वेस्ट का द्वार हो गया सर ये जो रास्ता तो वेस्ट का, पश्चिम का उनका द्वार। द्वार तो ये है, पर उनका एनिमी कौन है? वही है जो आपका है, चाइना। जी, तो जी, जब उन्होंने देखा कि ये एक ही का साधारण एनिमी है, तो फिर जब उन्होंने भारत को ये कहा नहीं, पर जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने सजेस्ट किया, क्योंकि जापान भी ग्रसित था, कि इस एरिया को जॉइंटली डेवलप करना चाहिए, आपस में मिलकर प्यार मोहब्बत से, जिसका कि वर्णन हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, कि सब एक जी, कुटुंब की तरह रहे, और जब अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक हम जॉइंट सिक्योरिटी भी करें, ये मतलब है इसका। और इसी को चाइना कहता है मेरे खिलाफ आप काम कर रहे हो, नेटो बना रहे हो, इत्यादि इत्यादि जो है। तो हमारा ये स्थिति ये है। और ये G20 की जो मीटिंग हुई, इसने साबित कर दिया कि भारत वाकई में लीडर है। और ये साउथ एशिया की कंट्रीज वहां थी, उन्होंने भी रियलाइज करा। तो बेसिकली एशिया पैसिफिक जोन को अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एरिया कहा जाता है, कि ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन का मेल। तो ये है एक स्थिति। यहाँ पे भारत की जो भूमिका है वो बहुत अहम रहेगी, और यही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो आज आप कह रहे हैं। जी, जी सर। G20 में जो हमें भारत का स्वरूप देखने के लिए मिला, और जो आपने हमें बताया अभी कि जिसके ऊपर अभी बात चल रही है और आगे अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, तो मुझे लगता है कि जो मोदी जी जो देश में बात करते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, उसका एक्सपेंशन पॉलिसी है G20 के थ्रू। द वर्ल्ड इज अ फैमिली, दुनिया विश्व एक परिवार है, उसे उन्होंने एक्सपेंशन नहीं नहीं इंटरनेशनल। नहीं, मेरी मनीषा, एक्सपेंशन वर्ड मत यूज करिए। उस पॉलिसी का विस्तार वर्णन है। हाँ जी, डिटेल। हाँ, एक्सटेंशन आई मीन टू से दैट कि सबका साथ सबका एक्सटेंशन विकास जो देश में, वो सबको ये जो कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, तो वो ही इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि लीडर की एक जो क्वालिटी होती है सर, तो वो ड्रैगन की तरह, ये नहीं कि जो सामने आए उसे निगल जाए, जैसे चाइना का है पॉलिसी, नहीं, और क्या इंडिया देखिए, हमेशा। मैं जी, मनीषा, मैं आप बताऊंगा, ड्रैगन कहो या कुछ कहो, चाइना सबसे चतुर है। चाइना ने ही सारी दुनिया को एक आकर कर रखा है। चाइना इतनी प्रोग्रेस जो थी सबसे तेज है। तो ये चाइना की जो क्वालिटीज है, देखिए, कभी दुश्मन को अंडरमाइन मत करिए कि ये तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो सारी दुनिया का सांस क्यों रुका होता? क्यों अमेरिका का सांस रुका हुआ है? तो ये हमें देख जी, के चलना है कि शेर का शिकार में कभी आप शेर को कम मत समझिए। तो ये एक चीज है, हमें करना है शिकार, हम उसे चतुर होके दिखाएंगे। बात सारी ये है। पर जो जी, पॉलिसी है चाइना की, वो उसको सूट करती है, हमको नहीं करती। जी जी, जी। जी पारिजात ग्लोबल सर। साउथ। हाँ मनीषा, मैं आपसे अनुमति लेके बोलना चाहूंगा। सर से प्रश्न है मेरा कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ, ये जो दो कंसेप्ट आए हैं शीत युद्ध के बाद, अब इनका वैश्विक मंचों पर लगातार इको सुनाई पड़ रहा है, जैसे कि G20 समिट में, और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट हुआ था जनवरी में, जिसको मोदी जी ने, जिसका प्रतिनिधित्व किया था भारत की तरफ से, और उसका पूरा कहना चाहिए भूमि केंद्रीय भूमिका में मोदी जी थे, तब उन्होंने इसकी बात कही थी। तो ऐसी स्थिति में
अब जो दुनिया में जो वैश्विक मीडिया है वो कह रहा है कि कंपटीशन चल रहा है, भारत और चीन के बीच ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की कंपटीशन चल रहा है। लेकिन मैं आपसे इस बात पर सहमति चाहूंगा कि इस ग्लोबल साउथ के कंसेप्ट में चाइना तो है ही नहीं, भारत ही है जो विश्व में अब सारे प्रगतिशील और विकासशील देशों की मदद कर रहा है। कोरोना में देखिए, और भी कई अवसरों पर देखिए, लेकिन चाइना तो उनको अपनी चपेट में ले रहा है। चाइना तो उनको आर्थिक षड्यंत्रों में शामिल करके उनको अपना अपनी एक्सपेंशन की नीति का शिकार बना रहा है। चाहे आप जो आपने कई देशों का एग्जाम्पल है, कैरेबियन देशों का भी है उसमें। तो चाइना तो एक विलन देश है, जैसा अभी आपने कहा चतुर देश है। मैं इस पर शब्दों में कहूंगा वैश्विक खलनायक देश अगर तो चाइना है, जैसा कि माना जाता है शुद्ध शब्दों में। लेकिन ऐसे में कहां से कंपटीशन है उसकी भारत के साथ में, क्योंकि भारत तो साउथ एशिया का नहीं, वैसे भी विश्व विश्व की एक महाशक्ति है। लेकिन अगर साउथ की बात करें, ग्लोबल साउथ की, तो भारत ही है एकमात्र उनका नेता। तो इस पर आपका क्या विचार? देखिए, आप कहते ठीक है, चाइना जो है वो है। चाइना नहीं चाहता कि भारत उसके एरिया के अंदर उससे बेटर बने। चाइना चाहता है मैं वियतनाम के साथ में ट्रेड करूं, इंडिया ना आए। चाइना चाहता है मैं ब्रुनई के साथ करूं, इंडिया ना आए। चाइना अपना इंटरेस्ट देख रहा है। मैं भी अगर चाइना होता तो यही करता। मैं आपको बता देता हूं, इस गेम में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, परिजात साहब प्लीज अंडरस्टैंड, देयर इज नो सच थिंग एज राइट एंड रॉन्ग एंड पाप और पुण्य, ये कुछ नहीं होता। आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट और मेरा इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है, हम एक दूसरे के दोस्त हैं। जब हमारे इंटरेस्ट अलग अलग हैं, हम एक दूसरे को इग्नोर करेंगे एक्चुअली, नहीं तो दुश्मनी भी पैदा हो सकती है। ये सारा गेम है। तो हम ये इस समय इस एरिया में देखिए, हम भारत आगे अभी बढ़ा नहीं है। भारत की स्थिति और लीडरशिप ऐसी है, पोटेंशियल ऐसा है, अभी भी हम कुछ नहीं बनाते। अगर आप अकेला हमें खड़ा कर दो तो पूछो हम क्या बनाते हैं। कौन सा हमारी हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप कोई एक कार नहीं बना रहे, एक जहाज नहीं बना रहे, एक राइफल नहीं बना रहे, अभी नहीं बना रहे। पर अब पिछले 6-7 साल में हमने शुरू कर दिया है। ये हमारी, अगर ये 6-7 साल का समय ना होता तो आज हमारे कन्वर्सेशन भी नहीं हो रही होती, हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम वही होते। ये जो सारा का सारा खेल हुआ है, ये पिछले 6-7 साल में हुआ है। अब अगर आप सोचो क्यों हुआ है, क्योंकि लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, नेशनल पॉलिसी पे डिपेंड करता है। आप इसी टेलीविजन के ऊपर कुछ 3-4 साल पहले मैंने ये अपने लीडर्स को कहते सुना था, मतलब पिछली गवर्नमेंट के लोग, कि देखिए हम पहले हमला नहीं करते, हम हमले के बाद उचित कार्रवाई करते हैं, और हम शांति प्रिय देश हैं, हम अस्त्र क्यों बनाएं, गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी के देश है। ये अगर बात कृष्ण भगवान, आप गीता में कृष्ण भगवान के सामने जाके ऐसी बात करिए, आप बताइए क्या जवाब देंगे आपको। देखिए ऐसा है, ये जो खबर है, आपको अपने देश के लिए अगर आधी दुनिया का संहार करना पड़ जाए, अब करेंगे, क्यों नहीं। ये हमारे देश के हित की बात है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। यहाँ हमारा चाइना के साथ में एक होड़ लगी हुई है, क्योंकि चाइना चाहता है वो सारा का सारा एरिया का वो मालिक बने और अपनी चलाए। तभी हमारी भूमिका यहाँ पे आ रही है कि जब देखा भारत की लीडरशिप ऐसी आ रही है, तो जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप लीडरशिप लीजिए। पर लीडरशिप किसकी लीजिए, कोई फौज तो है नहीं। जॉइंट इंडस्ट्री जॉइंट, आपको तो रेलवे इंजन तब बनेगा जब आप इंडोनेशिया के साथ, कोरिया के साथ में, वियतनाम के साथ में मिलकर काम करेंगे। आपके एयरक्राफ्ट तब बनेंगे, आपका तो एयरक्राफ्ट का इंजन ही नहीं है, तो आप तब बनाएंगे जब सबके साथ मिलकर बात करेंगे। तो ये जॉइंट विकास की जो बात मैं कर रहा हूं, वो उसमें हमारा भी हित है, सबका हित है। इस हित को बनाकर उसकी रक्षा करनी होगी। और ये चाइना नहीं चाहता कि ये हित भारत बनाए, वो कहता मैं बनाऊं, भारत बाहर रहे। यहां पे प्रॉब्लम है। जी, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जहां चाइना भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के मुकाबले में ग्लोबल साउथ में उसका प्रतिद्वंदी है, तो इस विषय पर इंटरनेशनली, ग्लोबली भारत के सपोर्ट में कौन सी महाशक्तियां हैं, आप अपने शब्दों में बताइए। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर इस जियो पॉलिटिकल सिनारियो में, ग्लोबल सिनारियो में, कोई किसी का दोस्त नहीं, जिनके हित मिल गए वो दोस्त, जिनके हित नहीं मिले वो दुश्मन। ऐसे में जी, आप किस देश को कहेंगे चाइना के मुकाबले, जैसे अमेरिका दिखता है, लेकिन आप क्या कहेंगे ग्लोबल साउथ के? मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने नैरेटिव में बोला
इस समय अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब चाहते हैं कि चाइना का आधिपत्य खत्म हो इस एरिया में और सब आपस में मिलजुल कर काम करे ताकि उनका भी ट्रेड बने, ताकि उनका भी विस्तार हो। बेसिकली सब यही चाह रहे हैं। तो ये सारा का सारा गेम बिल्कुल क्लियर है, सब कंट्रीज चाह रही हैं। तो क्वाड जो बना, क्वाड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी सिस्टम जो बना है, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और जापान का मिला के जो बना है, क्वाड में इंडिया भी है। इंडिया को क्यों रखा है? इंडिया को इसलिए रखा है कि क्वाड इस एरिया में है, तो इस एरिया का लीडर इंडिया है, तो क्वाड को रखा है। तो ये बात है। तो इस समय अमेरिका की नीति हमारे खिलाफ हो सकती है, पहले भी थी, पर यहां पे जो अभी करंट सिनारियो है, अमेरिका चाहता है हम यहाँ पे हों लीडर। ग्रेट ब्रिटेन जो हमारे को स्लेव बना के रखा हुआ था, अब हमारा स्लेव बनने की उसकी नौबत आ रही है, वो भी चाहता है। फ्रांस भी चाहता है, जर्मनी भी चाहता है, सारी कंट्रीज चाहती हैं। हाँ, कुछ कंट्रीज, पाकिस्तान नहीं चाहता, टर्की नहीं चाहता, कुछ कंट्रीज चाइना के साथ में है। चाइना की भी कोई पॉलिसीज कोई कमजोर नहीं है, चाइना भी अपने पैंतरेबाजी कर रहा है। तो ये सारी पैंतरेबाजी चलती रहेगी, पर मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं वो जो विकसित, जो ग्रसित हैं चाइना के एटीट्यूड से, वो हम भारत को लीडर मानने को तैयार हैं। और बाकी कंट्रीज चाहती हैं कि अगर चाइना यहाँ से कमजोर पड़े, भारत आए, तो उनकी भी ट्रेड चलेगी, अमेरिका की भी चलेगी, और कोरिया भी होगा। हाँ, नॉर्थ कोरिया तो चाइना के साथ में है, पर बाकी तो हिंदुस्तान के साथ में है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड सारे चाहते हैं कि वो इस समय यहाँ पे आगे बढ़े। पर अब देखना होगा कि कैसे हम करेंगे, यही किस चीज में आगे बढ़ना है। हमारा आज का कन्वर्सेशन तो उस पे होगा कि आप पूछेंगे इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, टूरिज्म। जब तक आप टूरिज्म, इंडस्ट्री, स्पेस, साइबर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सब जॉइंटली डेवलप होगी, तब ये एरिया उत्थान पे आएगा। नहीं तो ऐसा नहीं आएगा कि हमने अपने 4 शिप्स खड़े कर दिए, उन्होंने भी खड़े कर दिए, ये मतलब नहीं है मेरा। वो आखिरी स्टेप होगा। सबसे पहले तो आपकी इंडस्ट्री होनी चाहिए, आपकी जॉइंटली डेवलप होनी चाहिए। न भारत की नहीं, जॉइंटली कह रहा हूं। और भारत गेन करेगा अगर इनका वियतनाम का, कोरिया का सहारा ना हो। आप बताइए, सारी चीजें कोरिया से आ रही हैं, आपकी गन्स कोरिया से आ रही हैं, आपकी कारें कोरिया से आ रही हैं, सब कुछ तो कोरिया से आ रहा है। तो कोरिया का साथ क्यों ना हो, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए आप देखेंगे सबका साथ एक दूसरे का होगा, और सब विकास इकट्ठे करेंगे, और इसीलिए सब सुरक्षा भी इकट्ठे करेंगे। जी, ग्लोबल साउथ के मुद्दे, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, अनुमति अगर आपकी हो मनीषा? ग्लोबल साउथ के मुद्दे में बख्शी जी, दुनिया 2 ध्रुवीय सीधी सीधी तौर पर नहीं हुई है, लेकिन चाइना को लेकर के 2 ध्रुवीय हो गई है। ऐसे में एक विश्व की महाशक्ति जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, उसका झुकाव किस तरफ हो सकता है? क्योंकि ये बहुत ही गहरी बात होगी, इसके पीछे बहुत गहरी राजनीति होगी। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं परिजात। रूस इस साउथ चाइना सी के एरिया में आता नहीं है, ये आप तो मानते हैं, रूस नहीं आता। पर रूस भारत का बहुत बड़ा समर्थक है, भारत का बहुत बड़ा सपोर्टर है। रूस ने हमारे को सपोर्ट किया था जब 1971 में 171 जहाज लेके अमेरिका हिंदुस्तान पे हमला करने आ रहा था। ग्रेट ब्रिटेन हमला करने आ रहा था पर्शियन गल्फ से, मैं बात कर रहा हूँ, हमला करने आ रहा था, हम पे चढ़ाई। उस समय रशिया ने अपनी पूरी सबमरीन फ्लीट से घेर लिया उनको, और वो वापस चले गए। आप देखिए, ये रूस ने आपका सपोर्ट किया। रूस ने रूस चाहता है कि मेरा ट्रेड में आधिपत्य भारत के साथ रहे, वो लेन देन अच्छी कर रहा है, पर हमारे को भी रूस के साथ देना चाहिए। पर रूस चाइना का साथ में है। अभी देखिए, यूक्रेन में रूस का साथ, चाइना ने तो उसके साथ में है। भारत ने न्यूट्रल रहा, भारत ने उसके खिलाफ कोई सैंक्शन नहीं किया। G20 में रूस के खिलाफ सैंक्शन करने से मना कर दिया भारत ने कि मेरी भूमि पर रूस की कोई बुराई नहीं होगी, इस मीटिंग में हम रूस को नहीं डिस्कस करेंगे। अमेरिका को भी बोल दिया। पर देखिए, रूस के साथ रहा, और इसीलिए रूस को पता है। तो अभी इस पूरे के पूरे जो एक गुट बनेगा, जिसको कहते हैं ग्रुप बनेगा,
उसमें रूस जी। ये कहेगा आपको कि देखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करिए, उसको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रूस भी काफी फायदा हो जाएगा। पर लड़ाई की जी। जब जब स्थिति आएगी तो रूस असमंजस में पड़ जाएगा कि मैं अब किसका साथ दूं। रूस किसी का साथ नहीं हाँ। देगा, ना हमारा देगा ना चाइना का देगा, आप ये बात मान। हाँ, पर रूस भी अब जी। चाइना के लिए डिपेंड करता है, क्योंकि रूस की इंडस्ट्री टूट गई है। सोवियत यूनियन जब टूटा तो रूस की इंडस्ट्री तितर बितर हो गई, कुछ सामान इधर जी। बनता है, कुछ सामान कहीं और बनता है। तो रूस की इंडस्ट्री तितर बितर होने के कारण रूस को डिपेंड करना पड़ता है चाइना से, खासकर इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है, रूस के पास पैसों की कमी है, तभी रूस के प्रोजेक्ट्स स्लो हो गए हैं। तो रूस को अभी चाइना की जरूरत पड़ेगी। पर इस समय रूस अपनी पॉलिटिक्स ऐसे चलेगा कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, भारत का खिलाफत भी ना हो, चाइना को सपोर्ट भी करता रहे। जिस तरीके से हमने यूक्रेन में कहा लड़ाई, ये लड़ाई का समय नहीं है, इसी तरीके से रूस भी कहेगा कि आप शांति से काम लीजिए, एक मीडिएटर बन के आएगा, पर चाइना का साथ नहीं देगा मिलिटरीली। जी जी। मनीषा जी प्लीज। सर। जी जी सर, जो मुझे आपकी बातें समझ में आ रही है तो उसे मैं यदि कहूँ कंक्लूड करके, मतलब अपनी बातों में, वो ये कि हर एक दोस्त जरूरी होता है। यानी कि चाइना भी चाहिए और इंडिया भी वाह वाह, चाहिए, हर एक दोस्त बहुत जरूरी होता है। बढ़िया। और जरूरी दूसरी होता है। बात कि जो हाँ। सोशलाइजेशन होता है ना, या इमेज मैनेजमेंट, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। तो लड़ने के हजार बहाने हैं जो मैं, मतलब आप लोगों नहीं की बातों नहीं से मनीषा समझती जी, हूँ, पर लेकिन नहीं दोस्ती मनीषा जी, करने के। जी मनीषा जी, लड़ाई की जी बात ही नहीं हो रही है। इस समय तो जी हमें जी ये जी, देखना है कि वही जब मैं हम कह रही हूँ जॉइंट, सर। जी नहीं नहीं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम जॉइंट जॉइंट प्रोग्रेस करेंगे, जो अभी एशिया पैसिफिक जॉइंट प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसमें कौन कैसे क्या करेगा, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, जॉइंटली हमें क्यों चाहिए, क्या फायदा है, हमें ये डिस्कस भी करना चाहिए कि क्यों जॉइंट हो, जॉइंट किस लिए हो। अब देखिए कलेक्टिव जॉइंट, इंटरेस्ट सर, कलेक्टिव इंटरेस्ट। आप देखिए सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है सारी दुनिया का, इन डिफेंस में। तो हम्म। डिफेंस क्या किस किस पे डिपेंड करती है, हमारा पैसा डिफेंस पे क्यों खर्च होता है, क्योंकि हम बनाते नहीं। हम क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमारी बेसिक इंडस्ट्री कमजोर है। आप टैंक ग्रेड मेटल ही नहीं बनाते, आपकी इतनी मेटल इंडस्ट्री है, अब तोपे जो मेटल बनता है वो मेटल नहीं है, तो आपको वो लाना पड़ेगा, हमको ही नहीं और कंट्रीज को भी लाना है। फिर अगर आप जॉइंट ट्रेड करेंगे तो आप सबका फायदा होगा। जब टूरिज्म आएगी बात, फिर क्या होगा, टूरिज्म से कितना पैसा कमाते हैं गरीब कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, ये कंट्रीज, इनका बहुत कितना फायदा होगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सिर्फ जी। रूस और चाइना पे नहीं बात रह जाएगी, बात यहां पे आएगी जी। किस तरीके से। और जो चाइना अपना जाल फैला रहा है कि मैं आपका पोर्ट बना दूंगा, आपका ये कर दूंगा, चाइना की क्यों जरूरत है, हम सब इकट्ठे मिलकर क्यों नहीं चाइना श्रीलंका का हब्बन तोता बनाएं, क्यों नहीं मलेशिया म्यांमार में उनको मदद करें। ये हमको तब, इसका मतलब ये जी है कि सब का जी, सब जेल इकट्ठा करना होगा। जरूरी है सर, जेल हाँ, नहीं करना नहीं जरूरी है नहीं आपस नहीं में जेल मिलकर। के देखिए और क्या एरिया है, स्पेस, स्पेस की बात हो रही है, स्पेस में इकट्ठा आप मिलके काम करेंगे। आप, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सारी बात क्लाइमेट चेंज होती है, वेस्टर्न कंट्रीज क्लाइमेट चेंज की बात शुरू करते हैं। क्लाइमेट चेंज का अगर सब हमारी कंट्रीज इकट्ठे मिलके बात करें, जो 20-25 कंट्रीज हैं साउथ चाइना सी के आसपास और एशिया की, वो बात करें क्लाइमेट चेंज की, वो आपस में करें, तब क्लाइमेट चेंज में कितना पैसा ले हमको, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को कितना नुकसान होता है उनके पॉलिसीज के कारण, वो पॉलिसी जो उनकी वर्ल्ड क्लाइमेट की पॉलिसीज है उस पे कितना होगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कितना, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, ये सारी एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन अगर आप जॉइंटली करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वीसा, ये पासपोर्ट, इसकी भी जरूरत नहीं रहेगी। अमेरिका और कनाडा में पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, कई नहीं। कंट्रीज में आपको वीसा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं। इंडिया में और इंडोनेशिया में पासपोर्ट की जरूरत हो, ये सारी हट जाए, सब क्लोज आ जाए, जी आप तब देखिए ट्रेड कैसे इंप्रूव होती है, एक आम साधारण आदमी का कितना फायदा होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं।
इसीलिए मैं आपने ये सब्जेक्ट। जी सर, एक जरूरी बहुत पॉइंट ये ना कि इमेज मैनेजमेंट, जैसे इंडिया की इमेज आजकल इतनी स्ट्रॉन्गर उभर कर आ रही है, तो मतलब जैसे एक नॉर्मल लाइफ में भी होता है ना कि जब इंसान आगे बढ़ रहा होता है तो उससे सभी जो है कनेक्शन कांटेक्ट रखना चाहती है, तो वैसे ही इंडिया के साथ हो रहा है ना इमेज मैनेजमेंट की। इंडिया आगे बढ़ रहा है, लीड कर रहा है, तो ये जितने भी छोटे छोटे देश हैं सारे उससे कनेक्ट होंगे, ये भी एक बहुत जरूरी है। और डिप्लोमेटिक वे में मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि डिप्लोमेसी के साथ ये सारी चीजें लेकर चली जाए। और जैसे कि अमित शाह जी और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, अजीत डोभाल जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो इन चारों की जैसे जोड़ी है राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न वाली, जैसे कि आगे मिलके चलना और बहुत फार साइटेडनेस के साथ, ये भी तो बहुत जरूरी है ना सर। और एक नहीं बात और नहीं कि नहीं नहीं, कल्चरल रिलेशन होना भी बहुत जरूरी है सर। आप कल्चरल। देखिए, दो दो चीजें कर रहे हैं वो अलग अलग है। ये जो आप राम लक्ष्मण की जोड़ी वाली बात करें, ये तो नॉर्मल है, जो दिनचर्या है, ये तो होगी ही। इसके बिना आपकी मशीन नहीं चलती। ये तो करेगी। जी प्राइम मिनिस्टर का रोल अलग है, अपने में अमित शाह का साहब का रोल अलग है, डोवल साहब का रोल अलग है, सबके अलग अलग रोल्स हैं। ये तो अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। आप जो जी बात कर रहे हैं, किसकी, जो आपने पॉइंट क्या कहा, आपने किस बात को कहा अभी? जी, ग्लोबल साउथ, मैंने कहा था कि ये ग्लोबल कलेक्टिव एफर्ट और कल्चरल जो जो छोटे कल्चरल की छोटे बात, देश कल्चरल, जी ये जब तक आप कल्चरली क्लोज नहीं होते, क्लोजनेस या नहीं आती। जी सबसे वही ज्यादा मैं क्लोजनेस, सबसे ज्यादा क्लोजनेस आती है कल्चरल क्लोजनेस पे। इंडिया और जी जी नेपाल की क्लोजनेस, लोग रोटी बेटी का रिश्ता क्यों कहते हैं? क्योंकि हम हम्म, कल्चरली क्लोज हैं। हमारा हमारी भाषा, हमारी तीर्थ स्थान, रिलीजन, जीवन हमारे पद्धति। स्क्रिप्चर्स, ये सारे के सारे कॉमन हैं। इसको कहते हैं कल्चर। हमारे डांस, कल्चरल से जो नौ चीज निकलती हैं, खाने का, पकाने का, घर बनाने का, डांस, ये सारी की सारी चीजें पार्ट ऑफ कल्चर होती हैं। कल्चर के कारण ये होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप क्लोज आएंगे तो कल्चरल मिनिस्ट्रीज सबकी आपस में मिलकर बात करेंगी कि हमको जी क्या जी जी करना चाहिए। रिलीजन की बात आएगी, और रिलीजन को किस तरीके से उनके संघर्ष आपस में ना हो। हिंदू मुस्लिम, क्रिश्चियन मुस्लिम का बीच का जो संघर्ष है, ये खालिस्तानी प्रॉब्लम है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। अगर खालिस्तानी हम्म, मूवमेंट में कोई कंट्री बीच भारत के खिलाफ काम कर रहा है, तो किस तरीके से जॉइंटली उसको मना किया जाए। ये हम्म, मतलब मैं कह रहा हूं, एक चीज नहीं होगी, ये सब चीजें होंगी, तब आपको यूनियन बनेगी, तब एशिया पैसिफिक यूनियन का मतलब निकलेगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कल्चर आप जो कह रही है बिल्कुल ठीक है, वो सबसे तगड़ा पॉइंट है। कल्चर, सिनेमा, जी जॉइंट सिनेमा होगा, एक्सचेंज ऑफ सिनेमा, एक्सचेंज ऑफ ऑथर्स, स्टोरी राइटर्स, ये सारे के सारे भी इस गेम में आएंगे। स्पोर्ट्स आएगा, ये सब के सब, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, जॉइंट जी डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च, ये सारे। हम्म, फिर एजुकेशन सिस्टम इजी हो जाएगा, रिसर्च इजी हो जाएगी, स्टूडेंट्स का आदान प्रदान इजी हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज आपस में कोलैबोरेट करेंगी। ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा चित्र खींचेगा। ये छोटा सा बात नहीं होगी। इंडस्ट्री तो होगी, पर कॉमर्स, कॉमर्स जहां पे आना शुरू होगा और कल्चर आना शुरू होगा, फिर देखिए आप क्या चीज निकलती है। तो ये इसका मैं जिक्र कर रहा हूं। और चाइना नहीं चाहता कि हम कल्चरली क्लोज जाएं किसी के। चाइना नहीं चाहता कि भारत नेपाल के कल्चरली क्लोज हो। यहां पे संघर्ष। जी आपने जो बताया उससे एक बहुत सुंदर सपने का सृजन होता है, और ये सपना अब वास्तविकता में धीरे धीरे बदलता जा रहा है, और इसकी केंद्रीय भूमिका में भारत है, इसमें कोई संदेह नहीं। दुनिया भी इस बात को मान रही है कि अगर ऐसा हो सका तो दुनिया अधिक समृद्ध हो जाएगी, गरीबी कम से कम हो जाएगी, और शांति का विश्व में साम्राज्य होगा। जो आप जिस तरह से बता रहे हैं, वास्तव में अगर ऐसा हो सका तो, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी विकास के, ग्लोबल साउथ के वैश्विक विकास में भारत के सामने कौन कौन सी बाधाएं, चुनौतियां बन के खड़ी हो सकती है, आपका वैश्विक नजरिया क्या कहता है? देखिए ऐसा है पारिजात साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कंट्रीज के सामने जब ये प्रपोजल रखा जाएगा, सब सब तो कहेंगे ठीक है, पर सबकी नीतियां अलग हैं, सबकी पॉलिसीज अलग हैं, सबके जो बेसिक सोच विचार करने के तरीके अलग है। जो बेसिक है, सबके भावनाएं अच्छी हैं, पर सब चाहते हैं कि हम प्रोग्रेस करें। तो इसके लिए एक जॉइंट मीटिंग होगी, एक जॉइंट बॉडी बनेगी, जिसको कि कहेंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन है,
तो एशिया पैसिफिक यूनियन जैसी चीज बनेगी और उसकी लीडरशिप किसी तरीके से जैसे भी हो बनेगी। पहले भारत करेगा, फिर कोई जो भी करेगा, जैसे G20 का हुआ था एग्जैक्टली। पर उसमें सब का सब ये बैठ के डिसाइड करेंगे सब कि हमारी व्हाट आर आवर थ्रेट्स एंड व्हाट इज आवर वीकनेसेस एंड व्हाट इज आवर स्ट्रेंथ jointly. जी What do we require? Basic, every country requires. First thing is protection, security from climate, security from other problems, from diseases. ये सारी की सारी चीजें तो इनकी जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज हैं वो जॉइंटली मीटिंग करेंगी। चाहे क्लाइमेट की जो मेट डिपार्टमेंट है जिनके अंडर क्लाइमेट आता है, जिनके अंदर में जब इंडस्ट्रीज आती है, फिर इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर्स अलग मीट करेंगे और सारे अलग मीट करके एक जॉइंट स्टेटमेंट बनाएंगे कि हमको अगर जॉइंटली डेवलप करना है किस तरीके से। इंडस्ट्रीज में भी बात आएगी, कई कंट्रीज कहेंगी हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ताकत है, कोई कहेंगे हमारे पास डिजाइनिंग की ताकत है। तो ये सारे मिलजुल के एक दूसरे को मदद करके हम आपस में आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि कंपटीशन खत्म हो जाएगा, मैं ये भी नहीं कहता कि डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, पर अगर डिफरेंसेस होते हैं तो आपस में मिलजुल के एक कॉमनली उसको सॉल्व किया जा सकता है। ये नहीं कि आप ICJ में जाएं, ICC में जाएं या बंदूकें लेके खड़े हो जाएं। मैं ये कहता हूं ये इसकी बात है। तो एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले सब चाहते हैं कि हम सेफ रहें, हमारे को डिजीजेस वगैरह ना हो, क्लाइमेट से तकलीफ ना हो, एजुकेशन बच्चों की मिलती रहे और फिर उपज हमारे फार्मर्स की ठीक रहे, उसकी एग्रीकल्चर की पॉलिसीज का आदान प्रदान होगा, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल डिविजन इसका होगा, बेसिक इंडस्ट्रीज, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम, रोड्स जॉइंट सिस्टम बनेंगे। अभी हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, राइट अप टू वियतनाम की रोड हमने शुरू कर दी इधर, और वहां पे आप हैफा की जिसकी बात कर रहे थे, राइट अक्रॉस द मिडल ईस्ट इनटू यूरोप, जो रोड और सी रेल और रोड का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो होगा। ये रेलवे लाइन की बात होगी, ये ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, सिविल एविएशन, स्पेस जॉइंट, और सब चीजें आपस में मिलके एक बनेंगी, उनकी मीटिंग्स होंगी, जॉइंट हेडक्वार्टर्स बन सकते हैं। मतलब एक मैं ये बताने की बात कर रहा हूं, अगर आप एक राज की बात कर रहे हैं, जैसे वासुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो कुटुंब जैसा सोच विचार करनी होगी। आप ये फौजदारी सोच विचार करके कहें कि हम कुटुंब हैं, ये नहीं हो सकता। तो ये आपको देखना पड़ेगा। फौजों की जरूरत रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? अगर यूरोपियन यूनियन की तरह आपने गलती करी, अपनी फौजें इधर उधर कर दी, तो अब क्या हुआ है, जब उनको फौज की जरूरत पड़ती है, उनके इंटरनल प्रॉब्लम में वो अपने को बचा नहीं सक रहे, वो इतने रिफ्यूजी आ गए हैं कि वो अपना निभाल भी नहीं कर पा रहे। तो ये भी इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और अंतिम में यही है, आपके एसेट्स क्या हैं। आपके भारत की लैंड पे चाइना गलवान में घुसने की कोशिश कर रहा है, अरुणाचल के ले रहा है, उधर ताइवान की प्रॉब्लम है, कोरिया पे कर रहा है, ब्रुनाई पे कर रहा है। इस सब का जॉइंटली सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये नहीं कि जहां भाई तुम लड़ लो आपस में, नहीं। अगर लड़ाई ताइवान पे है तो सब पे है, अगर लड़ाई भारत पे है तो सब पे है। ये मतलब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो चीज होगी, चाहे आप डेवलप करिए, पर उसके लिए पॉलिसीज का चेंज आना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, लाइन ऑफ थिंकिंग, हमारी ब्यूरोक्रेसी फर्क है। सिंगापुर की बड़ी एफिशिएंट है, टकराव वहां पे आएगा। तो आपकी एक फाइल हिलने में 6 महीने लेती है, उनके 6 मिनट लेती है। तो ये फर्क है हमने, और ये मैंने होते देखा अपनी आंखों से। हिंदुस्तान में ही एक लीडर आता है, वो एक दिन में सारा प्रोजेक्ट क्लियर कर देता है, दूसरा 1 साल सोता है। क्यों? अंदर का कुछ गुंजल होता है, उसको सॉल्व करना, लेन देन की बात होती है, पैसे की बात होती है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। इस सबका जॉइंटली ओवरकम करना। करप्शन होगी, करप्शन भी होगी, स्कैंडल्स भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे, पर उनका समाधान जॉइंटली निकाला जाएगा। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज होगी, जॉइंट एजुकेशन प्रोग्राम जब होगा, तब सारी स्टूडेंट कम्युनिटी जो इकट्ठी मिलके जो ग्रो करेगी, अगली जनरेशन जब ग्रो करेगी, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ये कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज इज द मेन थिंग। वो देखेंगे, रेलवे और रोड ठीक है, पर ये सबसे तगड़ी चीज है जो जॉइंट कम्युनिटीज को डेवलप करेगी।
ये मैं देख रहा हूँ, एग्रीकल्चर इंक्लूडेड। प्लीज। ठीक। हाँ मनीषा। पारिजात पारिजात सर आप पूछेंगे तो जी कुछ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। 85% दुनिया की जनसंख्या ऐसा बताया जाता है ग्लोबल साउथ से जुड़ी हुई है। तो जो आप मुझे जो चित्र दिखा रहे हैं जो कि वास्तविकता है, और मतलब अभी उसका एक भावी स्वरूप है जो वास्तविकता बनकर हमारे सामने आएगा। आपकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि विश्व का भविष्य बहुत अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत का संदेश वाक्य है, वन सन वन वर्ल्ड वन फैमिली और वसुधैव कुटुंबकम, जो आपने कहा बिल्कुल उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है बहुत अच्छा लग रहा है ये कहना आपके सामने। आपका विचार मैं आमंत्रित करूंगा कि विश्व के विकास के साथ भारत के विकास की अपनी गति भी दुगनी हो जाएगी अगर ऐसा हो सका तो, ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट कामयाब हो सका तो। कब तक, आप कितने समय लग आप सकता आप दुगनी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 10 गुना हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते, है? इतनी वाह जल्दी हो जाएगी बात। बहुत वाह तेज होगी सब चीज, कोई चीज वाह। में कमी नहीं आएगी। आप जी आज से 8-9 साल पहले आप नहीं सोच सकते थे कि जो आप देख रहे हैं, जो हमने देखा है डेवलपमेंट देख रहे हैं, दिल्ली में ही देख रहे हैं अपने सामने ना के, वो देखिए कितना तेज हो रहा है। सारा मेट्रो कितने देखते देखते कहाँ पहुंच गई। अभी तक तो मैं मेट्रो में नहीं बैठा और सारी दुनिया मेट्रो में सारी दुनिया घूम आई है। तो ये देखो सारा का सारा ये क्या चेंज आया है। अभी आप जी देखना आपके स्टूडेंट्स स्पेस में जा रहे होंगे सिर्फ वाह एक्सकर्शन करने, वाह रिसर्च करने। वाह। ये होगा, यूनिवर्सिटीज भेजेंगे अपने स्टूडेंट्स को, ये सारा होगा। ये हो सकता है जब हम इकट्ठे मिले, वहां पे हमारी ताकत काम आएगी, वहां पे हमारी स्पेस की ताकत काम आएगी। वहां पे हमने एक सारी कंट्रीज के सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, उधर हमारी शक्ति दिखाई देगी। अगर हमको राइफल, अभी राइफल बनाना अब हमने शुरू किया है, देखिए कितना फर्क है। यहाँ स्पेस में जा रहे हैं और यहाँ राइफल अभी बन रही है। अलग अलग चीजें हैं, ये सब अलग अलग है। मेडिसिन जी की जी बात है, खाने की बात जी है, आर्टिफिशियल चीजों की बात है, रोबो की बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अब कोरिया और जापान आप पे हंसते हैं जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, क्योंकि वो कितने बढ़त ले चुके हैं। सो ये आपको, वो आपके द्वार पे आ जाएगी, बात खुली आएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तब होगा जब दिल खुलेंगे, जब माइंड खुलेगा तो अपने आप होगा। माइंड खोलने के लिए आपको अपना पहले थ्रेट को दूर करिए। हम आपके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। और ये जॉइंटली जब करेंगे तो छोटी कंट्री जो सोच डरती है भारत से, नेपाल भूटान, कि वो उनके ये भारत हड़प जाएगा, वो फीलिंग चली जाएगी। श्रीलंका को वो जी। फीलिंग चली जाएगी, वो हमारे पर डिपेंड करने लगेंगे। ये सारा का सारा जो है, ये तब होता है जब मन से शक दूर हो जाता है। मन का शक जो होता है वो तब क्रिएट होता है जब डिफरेंसेस होते हैं, जब क्लोजनेस आती है, अपने आप शक दूर होना शुरू। सर मेरे बहुत दो पॉइंट्स हैं। सर मैं पूछूं पारिजात सर प्लीज प्लीज या अनुमति नया। दो प्लीज हाँ प्लीज। जी जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ बख्शी सर, दो मेरे मन में डाउट्स हैं। जैसे आपने जो हमें पिक्चर पूरा दिखाया है तो बड़ा अच्छा लग रहा है एंड वी फील हैप्पी कि, और अभी भी जो वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, और फ्यूचर भी हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन जी दो डाउट्स है मेरे मन में। एक तो अपने इंटरनल अफेयर्स को लेकर, क्योंकि अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है और वो आपने भी देखा है, पास्ट हमसे ज्यादा देखा है आपने, पास्ट जो है। तो जो सरकारों की जो सारी चीजें हैं, दो तीन चीजें हैं जो भौतिकवादी जो प्रोग्रेस है वो तो एक अलग चीज है ही, लेकिन जो मुझे लगता है कि प्रोग्रेस डिपेंड करती है वो आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर पर डिपेंड करती है। और एक आपने कहा कि दूसरे देशों के साथ जो आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, जो विश्वास बनाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो पहले की जो गवर्नमेंट रही है उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उसी में ही कमी थी, जिसकी वजह से भारत अभी पिछड़ा हुआ है, जो आपने डिफरेंसेस दिखाए हैं कि अभी हम पीछे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक एक अच्छा विपक्ष नहीं है हमारे पास, मैं सिर्फ इसी की बात कर रही हूँ देश के संदर्भ में। तो अच्छा विपक्ष नहीं है तो वो देश के विकास की बात नहीं कर रहा अभी, वो अपने इंटरनल मैटर में ही उलझे हुए हैं। तो कल किसने देखा 2024 2029 में कौन सी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में कोई चमत्कार हो जाए। आगे आने वाले समय में आपको लगता है कि ऐसी ही गवर्नमेंट आएगी जो देश को आगे तरक्की की राह पर बढ़ाएगी। और दूसरा, जैसे हम ये रास्ते बना रहे हैं, चाहे रोड है चाहे रेलवे है, तो ये ही देश जैसे आज खालिस्तान कनाडा के साथ उठा हुआ है हमारे साथ, लेकिन यदि हम इतना जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, ये कॉरिडोर बन गया, तो यही कॉरिडोर
हमारे दुश्मनों के लिए तो काम नहीं आएगा, ये मेरे मन में थोड़ा सा फियर है। देखिए, अब हम वैसा पिछली गवर्नमेंट जैसा सोचना छोड़ दें कि रोड मत बनवाओ तो चाइनीज आके आप पे हमला कर देंगे। जी 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 तो ये तो कहने की बातें हैं, ये सारी के सारी सपने हैं, ये नहीं होता। जब आपके बेसिक इंडस्ट्री तगड़ी हो जाती है, बेसिक बैकग्राउंड हाँ, तगड़ा हो जाता है, तब आपको ये डर नहीं रहता। डर तब रहता है कि आप तैयार तो हो नहीं और आपने बड़ा सोना छुपा के रखा है, पर आपके दरवाजे भी कमजोर हैं, आपके पास बंदूक भी नहीं है, तो आपको डर लगता है। पर आपके पास में तगड़ा गेट है, आपके पास बंदूकें हैं, और आपके पास अगर दुनिया का खजाना भी होगा तो आप नहीं डरेंगे। ये मैं जी जी आपकी सारी तैयारी होनी पड़ेगी। और ये जो जी ऑपोजिशन वगैरह की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आप भूल जाइए। ऑपोजिशन वगैरह ये अपने आप सब इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कंट्रीज में हैं, ये सब के सबको सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि ये मैं आप कोई हमारे पास खीर लेके या फिरनी लेके आ जाएगा तश्तरी में और मुंह में चम्मच डाल के खिला देगा, नहीं। हमें कुछ करना पड़ेगा, आज से भी करना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा। पर जब सब लोग देखेंगे कि इस तरीके से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, हाँ, लोग अपना पर्सनल पैसा बनाने के लिए, करप्शन करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ हरकत तो करते ही रहेंगे। ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होता, ये आप मान के चलिए। ह्यूमन नेचर की बात हुई है तो वो भी, उसका भी समाधान निकल जाएगा, उसका कोई ऐसा की बात नहीं है जॉइंटली। तो मैं अभी आपको ज्यादा समय नहीं आपका दूंगा, क्योंकि मेरे को कॉल आनी शुरू हो जाएंगी मेरे को, तो मेरे पास जी बहुत कम समय है। 1-2 मिनट में आप जो है आप पूछ लीजिए जी बेटा। जी जी पारिजात सर आप। हाँ, अंतिम प्रश्न ये कि इस सुंदर सपने को सच होने में कितना समय लग सकता है, कुछ अनुमान दीजिए। अच्छा लगेगा हमको भी सुन के और सुनने वालों को सुन के भी अच्छा लगेगा। देखिए, ये सुंदर सपना, आप ये मत सोचिए कि सपना है, ये एक आइडिया है जी जो ऑलरेडी पहले आ जी, चुका था किसी के माइंड में, आज से बिल्कुल 75 साल पहले। तो और ये जी पहले जी भी हो चुका है, और भारत ने जी करके दिखा दिया था जब जावा, सुमात्रा इत्यादि में हमारी संस्कृति पहुंची हुई थी। अभी भी हो सकती है, जी, अगर दिल साफ है तो हो सकता बहुत है। है, मेरे ख्याल से बहुत। अगर हम फर्ज करो जनवरी में स्टार्ट करते हैं 2024, तो आप देखिए ये सारा का सारा सेटल हो जाएगा बाय एंड ऑफ 225, सारा सेटल हो जाएगा, मिनिस्ट्री वाह मिनिस्ट्री सब हो जाएगी। वाह, ये बहुत समझिए बढ़िया, बहुत आपको। इंतजार नहीं करना पड़ता। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बहुत धन्यवाद आपको। मनोबल बढ़ा दिया आपने हमारा और पूरे हिंदुस्तान का अपने सुंदर शब्दों से। बहुत बढ़िया। जी, जी थैंक यू। पहला मनीषा। कदम क्या होगा सर, पहला कदम क्या होगा इस रास्ते पर, पहले डेवलपमेंट के कदम इस है रास्ते पर? जी सारी कंट्रीज अपनी थ्योरी लिखेंगी, थीसिस, जी व्हाइट पेपर सब अपना लिखेंगे, स्टूडेंट कम्युनिटीज इस बात पे विचार करेगी, सब लिख के फिर अपना अपना प्रपोजल सब जॉइंटली डालेंगे। इंडिया अपना डालेगा, जापान अपना डालेगा, वियतनाम अपना डालेगा, उसकी जॉइंट मीटिंग्स होंगी। फिर ये जॉइंट मीटिंग में समय लगेगा आपको, 4-5-6 महीने वो लगेंगे, सब स्टडी होगी, और कि कौन सा तरीका ठीक है, कौन सा क्या करेक्ट है, जॉइंटली सब। जी बहुत जी शानदार होने वाला है आने वाला साल 2024 और 2025 भी। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत थैंक धन्यवाद। यू। जी थैंक जी यू। जी जी मैं इतना ही कहूंगी इस पर लास्ट में कि भारत जो कि एक विश्व गुरु और विकास का अग्रदूत बना रहा है प्राचीन समय से ही। संस्कृति जब पश्चिम सोया हुआ था, पूरब जाग रहा था, भारत जाग रहा था और दुनिया को ज्ञान के उजाले से प्रकाशित कर रहा था। और बिल्कुल आज फिर से वो समय समय आ रहा है रिवाइवल का, रेनेसा पीरियड में बिल्कुल। कहूंगी भारत का ये। आपने जी बिल्कुल अच्छा शब्द, सुंदर, बड़ा सुनहरा शब्द इस्तेमाल किया। ये हमारा रेनेसांस होने वाला है, बहुत साउथ बढ़िया। एशिया जी का। पर जी आपको ये बता दूं, अगर आप सोचते हैं कि कुछ और बातें रह गई हो, तो आप एक और मीटिंग हमारी करा दें, हम उसमें बाकी भी बहुत अच्छा करेंगे। है, जी बहुत जी अच्छा जी है, धन्यवाद बहुत। सर, जी जरूर। आभार आपका कि थैंक यू। आपने हमें समय दिया और हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे आपसे इन्हीं थैंक यू। मुद्दों हाँ, पर, क्योंकि भारत नहीं नहीं, हमारी। संस्कृति, जी जी सरस्वती का वितरण अनिवार्य है। ओके। जी जी, जी जी सर जी आपको सर। थैंक यू। सैल्यूट, सैल्यूट सर, आपको सैल्यूट। जय हिंद, जी जय हिंद, जय तो हिंद, जय हिंद। हमारे साथ थे अभी प्रफुल्ल बख्शी सर। और जो सेना में ही नहीं, जब अपने जो उनका जो सर्विस पीरियड था उसी में नहीं, बल्कि वो आज भी जो है कंसर्न्ड है देश के हित के लिए। तो मैं इसी पर ही कहूंगी बख्शी सर, आपको बहुत बहुत नमन, आपका आभार कि आपने हमें थैंक यू। समय दिया। और सबसे बड़ी बात, देश के लिए आप आज भी उसी शिद्दत के साथ सोचते हैं और आगे जो एक रोड मैप है तो वो बताते हैं हमें। थैंक यू। जय नमस्कार हिंद। सर, आभार, मिलते हैं।
फिर से जय एक हिंद, नए शो जय में। हिंद, जी, जय जय हिंद। हिंद, वंदे जय हिंद, वंदे जय मातरम। हिंद, वंदे वंदे मातरम। मातरम।